नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से हिंदू धर्म, सनातन धर्म को गरियाने का काम शुरू किया, तब से उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो दिनों दिन नीचे गिरता गया। असल में हर मुद्दे का अपना एक समय होता है। ये समय ऐसा नहीं है कि जिसमें आप सनातन धर्म का विरोध करके अपनी राजनीति कर सको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे दल जो वामपंथ और दूसरी विचारधाराओं के हैं, उन्होंने भी सनातन धर्म को गाली देने का या उसकी आलोचना करने का काम कम कर दिया। चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, सभी ने सनातन धर्म के विरोध में किसी भी तरीके की बात नहीं की है। वो हिंदू मुस्लिम राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन सनातन धर्म की आलोचना एक दूसरा विषय है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और समाजवादी पार्टी में आए, तब से उनके अंदर का जो जोश था सनातन धर्म के विरोध का, वो ज़्यादा ही उमड़ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पाठशाला थी बहुजन समाज पार्टी, जो उनका दलित आंदोलन था, वो शुरुआती दौर में सनातन धर्म के विरोध में ही आगे बढ़ा था। मायावती को इस बात का ख्याल आया और फिर उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की, ब्राह्मण दलित गठजोड़ बनाया, जिसके आधार पर ही वो 2007 में सत्ता संभाल पाई। इस तरीके से उन्होंने भी सनातन धर्म का विरोध नहीं किया और उस समय नारा दिया गया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है वो वीपी सिंह के समय से शुरू हुई, उसके बाद मुलायम सिंह यादव, लेकिन उनका जो एक लंबा ठिकाना रहा वो बहुजन समाज पार्टी रहा। बहुजन समाज पार्टी में एक दौर में उनकी हैसियत नंबर 2 के नेता की होती थी। तब उनको इस बात का गुमान हो गया कि उनकी हैसियत मायावती के बराबर हो गई है। तब मायावती ने उनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी में रहते स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे, महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने संभाले और उनका एक रसूख था। कांशीराम के करीबी माने जाते थे। इसके बाद भी मायावती ने उनको बर्दाश्त नहीं किया और वो बहुजन समाज पार्टी से बाहर हो गए। बहुजन समाज पार्टी से बाहर होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। देखें तो दोनों के विपरीत चरित्र रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की समर्थक है, वहीं बहुजन समाज पार्टी उसकी विरोधी थी। बावजूद इसके ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है जहाँ पे लोग विरोध को भी अपना लेते हैं और अपने विपरीत विचारों के साथ भी समझौता कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यही किया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे। इसके बाद सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भी सांसद बनाया और उनको भी एक युवा चेहरे के तौर पर पार्टी में रखा। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे उत्कर्ष के लिए भी टिकट चाहते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये बात भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं थी, लिहाजा उन्होंने उत्कर्ष जो मौर्य हैं उनको टिकट देने से मना कर दिया। और यही वो गुत्थी थी जहां पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि अब उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना ठीक नहीं है। असल में 2022 के विधानसभा चुनाव आ रहे थे और उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 40 सालों से कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी थी जिसने कि बहुमत के साथ सरकार चलाई। फिर वो चुनाव में गए और चुनाव बाद वो वापस सरकार बनाने में सफल रहे हों। 40 सालों में ऐसा कोई रिकॉर्ड किसी मुख्यमंत्री या किसी पार्टी के नाम नहीं रहा। 2000 की शुरुआत से अगर देखें तो राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, फिर वो चुनाव हारे, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती मुख्यमंत्री हुई,
मायावती और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा तो मुलायम सिंह, कल्याण सिंह और अजीत चौधरी के साथ सहयोग से मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। फिर मुलायम सिंह जब 2007 के विधानसभा चुनाव में गए तो मायावती ने उनको वहां करारी मात दी और पहली बार बहुजन समाज पार्टी की बहुमत से सरकार बनी, मायावती मुख्यमंत्री बनी। 5 साल बाद ही 2012 में जब फिर विधानसभा चुनाव हुए तो मायावती चुनाव हार गई और इस बार बाजी मारी समाजवादी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद आया 2017 का विधानसभा चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी और मुख्यमंत्री का जो चेहरा बने योगी आदित्यनाथ। 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा था और ये लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार में नहीं आएगी, लिहाजा वो नेता जो समय देखकर अपनी चाल बदलते हैं, उनको लगा कि अब समाजवादी पार्टी में जाने का समय है, क्योंकि उसकी सरकार बनने के अवसर ज़्यादा हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कद था वो थोड़ा बड़ा था, क्योंकि उन्हें एक दलित नेता के रूप में मान्यता मिली थी। अखिलेश यादव को लगा कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया, जिसको बाद में उन्होंने पीडीए का नाम दिया, तो फिर जीत उनकी होगी और स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने पार्टी में शामिल किया, प्रभावशाली पद दिए। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की हर बात मानी और उनके बीच ये तय हुआ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री भले ही अखिलेश यादव बने, लेकिन डिप्टी सीएम का पद स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलेगा। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के उन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। न सिर्फ उन्होंने, बल्कि उनकी बेटी जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद थी, उनका भी एक तरीके का मन भटकने लगा और 2022 का विधानसभा चुनाव आ गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक चमत्कार किया और 40 सालों बाद किसी पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई और मुख्यमंत्री फिर बने योगी आदित्यनाथ। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में रहे और वहाँ उन्होंने सनातन का विरोध जो पहले से भी कर रहे थे वो उन्होंने शुरू किया। समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से सनातन विरोध करेंगे, उससे जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है वो बेहतर काम करेगा और धीरे धीरे स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में प्रमोशन मिलने लगा, उनको एमएलसी बनाया गया, महासचिव भी वो थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता के लिए आए थे और सत्ता समाजवादी पार्टी में उनको नहीं मिली। ऐसे में लगातार उनके मन में ये विचार था कि आखिर वो क्या करें, क्योंकि उनकी जो राजनीति थी वो खत्म होती दिख रही थी। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया और इसे स्वामी प्रसाद मौर्य की खराब किस्मत ही कही जाएगी कि जब समाजवादी पार्टी का अच्छा दौर आने वाला था तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई और उनके मन में था कि वो अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत सारे उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन दिक्कत ये हुई कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक अलायंस इंडिया गठबंधन बन चुका था। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए तो फिर अखिलेश यादव ने वहाँ पर एक टांग अड़ा दी, जिसके कारण कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी भी तरीके से पार्टी में मर्ज करने के लिए तैयार नहीं हो पाई। यहाँ से अब स्वामी प्रसाद मौर्य का उल्टा गणित शुरू हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट भी काट दिया। इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य दोनों का ही भारतीय जनता पार्टी से नाता खत्म हो गया। हालांकि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो इस उम्मीद के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी न कभी उनको एक मौका और देगी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ हैं और ऐसी तमाम पार्टियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो राजनीतिक कद है उस हिसाब से
उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हाल के कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने जो साथी पत्रकार हैं उनके जरिए एक खबर चलवाई कि बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने नेताओं को शामिल करना चाहती है और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बहुजन समाज पार्टी में जगह मिल जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके के कोई संकेत नहीं दिए गए और जब ये संकेत नहीं मिले और ये हो गया कि बहुजन समाज पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को वापस नहीं लेने वाली, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो कांशीराम और अंबेडकर की नीतियों से भटक गई है, लिहाजा उनके वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक चौराहे पर हैं, जहाँ हर दल के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। समाजवादी पार्टी, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी, इनके दरवाजे खुलने की स्थिति में नहीं हैं। कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहेगी, वहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कोई जगह नहीं है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ खुद राजनीतिक रूप से पैदल हो चुके हैं, बल्कि उनकी बेटी और बेटा दोनों के ही पास किसी तरीके का कोई राजनीतिक कुर्सी नहीं है। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से सनातन की आलोचना शुरू की थी, आज ये उसका प्रतिफल है कि वो पूरी तौर से खाली हैं। अब वो तमाम तरीके के विचार व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक कदम क्या होगा, और एक नेता जिसका इतना लंबा कैरियर रहा हो, जो इतना प्रभावशाली रहा हो, अचानक से एकदम खाली हो जाए तो क्या होता है। राजनीतिक विचारधाराएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं और अच्छा नेता, असली नेता, होशियार नेता वही होता है जो बदलती हुई दिशाओं को देखकर आगे बढ़े। हाल के दौर में सनातन धर्म की आलोचना करना और उसके खिलाफ खड़े होकर राजनीति करना मुश्किल काम है। समाजवादी पार्टी के साथ अगर लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे होते तो निश्चित तौर पे उनकी कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका होती, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके की राजनीति करते हैं उसमें धैर्यपूर्वक एक जगह बने रहना कठिन कार्य है और शायद यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य न इधर हैं न उधर। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।